हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पंग एकेडमी। हमारा आज लेक्चर नंबर 3 है और आज हम कंप्लीट करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? ये हमारे जो 4 सेल ऑर्गेनेल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल, इन चारों का एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो चलिए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने इस टॉपिक को सिंप्लीफाई करने के लिए एक टेबल के फॉर्म में सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है एनसीईआरटी का। तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। While each of the membranes organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system because their function is coordinated. अब हम इन चारों को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो फंक्शन होता है ये कोऑर्डिनेटेड होता है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है एक दूसरे से लिंक होता है। हम शुरुआत करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम जो होता है वो टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब्यूल जैसा। स्कैटर करता है ये पूरे साइटोप्लाज्म में। स्कैटर मतलब इधर उधर घूमता रहता है, पड़ा हुआ होता है एक तरीके से हमारे साइटोप्लाज्म में। अब हम बात करते हैं ईआर, which has ribosomes on surface are called RER। अब ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो हर जगह नहीं फैला हुआ होता है। इसका एक स्पेसिफिक जगह होता है जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। आगे चल के हम जो उसका डायग्राम है उसमें वो भी समझेंगे, लेकिन अभी हमें ये देखना है कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है वो दो टाइप का होता है। एक हमारा होता है RER और एक होता है हमारा SER। RER stands for rough endoplasmic reticulum and SER for smooth endoplasmic reticulum। अब ये वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर उसके ऊपर हमारे राइबोसोम्स चिपके हुए हैं या लगे हुए हैं उसके सरफेस पे, तो हम उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा होता है जिसके ऊपर कोई राइबोसोम्स लगे हुए नहीं होते, उसका जो सरफेस होता है वो एकदम स्मूथ अपीयर होता है हमें, तो उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे जो है हमारे फंक्शंस दिए आरईआर और एसईआर के। आरईआर इज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, और जो हमारा एसईआर होता है वो इन्वॉल्व होता है लिपिड सिंथेसिस में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के पीवाईक्यूज के। अगर अकॉर्डिंग में बोलूं, अगर आप रिसेंट ईयर्स के देखेंगे तो इससे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर हम गोल्गी अपैरेटस के बारे में बात करें, दीज आर नेम्ड गोल्गी बॉडीज आफ्टर डिस्कवरर कैमिलो गोल्गी। तो ये डिस्कवर इनका जो नेम हुआ था वो साइंटिस्ट के नेम पे ही हुआ है। कैमिलो गोल्गी ने इनको डिस्कवर किया था और उसी के थ्रू इसका नेम रखा गया है गोल्गी अपैरेटस। इसके बारे में हम और पढ़ते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने which are concentrically arranged near the nucleus with distinct convexes of forming phase and concave transfer of maturing phase। अब जो हमारा गोल्गी अपैरेटस होता है उसमें सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं। सिस्टर्ने क्या होता है? ये एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो हमारे गोल्गी अपैरेटस फॉर्म करता है, विच आर कोसेंट्रिकली अरेंज। अब ये कोसेंट्रिकली अरेंज होता है। ये भी जब अभी हम डायग्राम देखेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें एक कॉन्वेक्सिस फेज होता है और इसमें होता है फॉर्मिंग फेज जो होता है कॉनकेव। इसका एक इजी सा नेमोनिक है, आप इससे याद कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स में भी कम लेटर्स है और सिस में भी कम लेटर्स होते हैं। फॉर्मिंग जो फेस है हमारा, फॉर्मिंग में ज्यादा लेटर्स हैं और कॉन्केव में भी ज्यादा लेटर्स हैं। मैं तो ऐसे ही इसको याद रखती हूँ, नहीं तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। आगे अगर हम देखें, प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। मैंने जब आपको लेक्चर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, तब भी मैंने बताया था इसके बारे में कि ये पैकेजिंग करता है मटेरियल्स की। इट इज द इम्पोर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अगर हम लाइसोसोम्स की बात करें,
These are membrane bond vascular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. अब ये हमारे membrane bond structure होते हैं, वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, वेसल के फॉर्म में होते हैं ये हमारे। और ये बनते कैसे हैं? ये हमारी जो गोल्गी apparatus के अंदर जो होता है, जो पैकेजिंग चलती होती है, उसी के थ्रू ही हमारे लाइसोसोम्स बन बन के उसके अंदर से निकलते हैं। दे आर रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में ये बहुत ही ज्यादा रिच होते हैं, जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स। और ये ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं हमारे एसिडिक पीएच पे। इसके अंदर एक पंप भी लगा हुआ होता है जो H+ का अंदर जो है एक कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखता है, तो इसीलिए ये अच्छे से काम कर सके। तो ये किस पीएच पे काम करते हैं? ये एसिडिक पीएच पे ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। दीज एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो ये भी मैंने जब फर्स्ट लेक्चर आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था ये डाइजेशन का काम करते हैं। तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, न्यूक्लिक एसिड को, कार्बोहाइड्रेट के लिए हमारा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है, लिपिड्स के लिए हमारा लाइपेज प्रेजेंट होता है, और प्रोटीन्स के लिए हमारा प्रोटीज होता है, न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियेज एक प्रेजेंट होता है। तो ये एक तरीके से हमारा डाइजेशन का काम कर रहा है। ये गोल्गी अपैरेटस के अंदर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, ये पैकेजिंग के फॉर्म में निकलता है हमारे गोल्गी अपैरेटस के बाहर, और ये एंजाइम्स इसके जो अंदर होते हैं उसके थ्रू ये डाइजेस्ट करता है चीजों को। अगर हम वैक्यूल्स की बात करें, द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बॉन्ड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल जो हमने प्लांट सेल हम जब पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, हमने देखा था उसमें एक सेंट्रलाइज्ड बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, ये एक टाइप का स्पेस होता है जो हमारे साइटोप्लाज्म में मिलता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके जो मेम्ब्रेन है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के मॉड्यूल्स में पूछा जाता है, और नीट में भी मुझे जहां तक आइडिया है पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखना है। टोनोप्लास्ट साइटोप्लाज्म का मेम्ब्रेन होता है। अगर हम बात करें, कंटेन्स वाटर, सेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल। इसके अंदर वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, और होता है हमारे अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। इसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारे सेल के लिए यूजफुल नहीं है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होता है, और उसमें पानी प्रेजेंट होता है, वाटर, और सैप प्रेजेंट होता है। अब स्टूडेंट्स, ये सैप क्या होता है? सैप जो होता है मतलब क्रूशियल, हमारा जो हमारे सेल के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हमारे सेल के लिए, वो प्लस वाटर, जैसे अमीनो एसिड, शुगर प्लस वाटर, इन सबको मिला के हम बोलते हैं सेल। अब क्या होता है, जो हमारा प्रोटिस्ट होते हैं उसमें फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फूड वैक्यूल्स का मतलब, आपने स्यूडोपोडिया के बारे में पढ़ा हुआ है अमीबा में, जिसको हम फॉल्स लैग करके पढ़ा करते थे, उसी टाइप से जो प्रोटिस्ट होते हैं वो भी एनगल्फ करके फूड को एक फूड वैक्यूल बना लेते हैं अपने अंदर ही अंदर। अब ये तो रहा हमारा थ्योरी वाला पार्ट। अब हम डायग्राम के थ्रू इसको अच्छे से समझेंगे। ये है हमारा गोल्गी apparatus का सिस्टर्ने, ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे हम एक बार समराइज भी कर लेंगे। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके ऊपर होते हैं हमारे राइबोसोम्स। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके ऊपर लगे हुए हैं राइबोसोम्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसा कोई भी नहीं है। अब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा कि जो ये होता है कॉन्वेक्स फेस, ये क्या होता है? सिस फेस, और ये होता है हमारा फॉर्मिंग फेस। आया समझ में? ये मैंने बताया था आपको कि इसमें कम लेटर्स है, कॉन्वेक्स, सिस और फॉर्मिंग में, और कॉनकेव, ट्रांस और मैच्योरिंग, इन तीनों में ज्यादा लेटर्स हैं। तो इसके थ्रू आप याद रख सकते हैं, जो कॉन्वेक्स होता है वो होता है हमारा फॉर्मिंग फेस। कॉन्वेक्स का मतलब होता है जो इस टाइप से बल्जिंग निकला हुआ हो, और कॉनकेव का मतलब होता है जो हमारा अंदर की तरफ ऐसा हो। तो ये है हमारा कॉन्वेक्स और ये है हमारा कॉनकेव। अब यहाँ पर कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या है?
जो कॉन्वेक्स होता है ना हमारा, वो होता है हमारा फॉर्मिंग फेज। मतलब यहां से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोटीन बना के भेजेगा ना इसके अंदर, तो इसके फॉर्मिंग फेज में जाएगा। और फिर जो हमारा गोल्गी अपैरेटस का मैच्योरिंग फेज है कॉनकेव, वहां से निकल कर ये उसके पैकेजेस बना देगा, मैच्योर करके पैक करके फूड को, जो हमारा प्रोटीन जो भी बना हुआ है उसको निकाल देगा। ये सिस्टर्ने होते हैं, ये जो फोल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, इनको बोलते हैं हम सिस्टर्ने। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे फेंकेगा, वो जो फॉर्मिंग फेज है हमारे गोल्गी अपैरेटस का उसमें जाएगा, और जो मैच्योरिंग फेज है उसमें से निकल जाएगा और पैक्ड होके निकलेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो हमारा आर है वो यहाँ पे न्यूक्लियस से इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसमें याद क्या रखना है आपको? मेन चीज जो आपको याद रखना है वो यही है, कॉन्वेक्स सिस फॉर्मिंग फेज और कॉनकेव ट्रांस मैच्योरिंग फेज। अगर हम बात करें आर का, आपको फंक्शन याद रखना है, क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। एस क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस। गोल्गी अपैरेटस का ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। लाइसोसोम्स का आपको ये याद रखना है कि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बनाता है और ये ऑप्टिमली एक्टिव होता है एसिडिक पीएच पे। वैक्यूल का आपको टोनोब्लास्ट अच्छे से याद रखना है, और ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये मेम्ब्रेन बॉन्ड स्पेस है जो हमारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। हमने प्रोकैरियोट्स में गैस वैक्यूल्स भी पढ़े थे, बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोटिस्ट का आपको ये फूड वैक्यूल याद रखना है, एमीबा का आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अनलेस स्पेसिफिकली स्टैंड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ये जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये इजीली विजिबल नहीं होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। जब हम माइक्रोस्कोप से इनको देखने की कोशिश करते हैं वो हमें आराम से नहीं दिख पाते हैं। Each mitochondria is a double membrane bond structure with inner compartment called matrix. ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप रेस्पिरेशन पढ़ेंगे उसमें जब आप बहुत सारे ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, ईटीएस पढ़ेंगे, तो उसमें ये बहुत काम आता है। तो इसको अभी बहुत अच्छे से समझ कर चलें। ईच माइटोकॉन्ड्रिया, हर माइटोकॉन्ड्रिया में जो है हमारी डबल बाउंड एक स्ट्रक्चर होता है और उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। कैसा? अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एक बाहर है और अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनफोल्डिंग्स है। तो जो इनर वाला कंपार्टमेंट है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स। अब जो दो हमारी मेम्ब्रेन्स हैं उनके खुद अपने अपने एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर। The outer membranes forms the continuous limiting boundary of the organelle, and the inner membrane forms the cristae. अब उसमें अगर आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे हमारे गोल्गी अपैरेटस में प्रेजेंट होता है सिस्टर्ने और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है क्रिस्टी। अब इसका बहुत ही भद्दा सा निमोनिक तो एक ट्रिक टाइप की है याद रखने की, कि आप इसको याद रखें गोल गोल सिस से। मैं तो ऐसी याद रखती थी, रखती हूँ, गोल गोल सिस से आप याद रखेंगे गोल्गी अपैरेटस से सिस्टर्ने, और माइटोकॉन्ड्रिया फिर आपको अपने आप याद हो जाएगा कि इसके अंदर क्रिस्टी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ये आप इनफोल्डिंग्स देख रहे हैं, ये प्रेजेंट होती है, और बाहर होता है आउटर लेयर। आउटर लेयर स्मूथ होता है, अंदर वाला जो लेयर होता है ना उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्रिस्टी। अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये हम बहुत ही पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे अंदर इसके। अब आगे के चैप्टर्स में जब आप रेस्पिरेशन जो भी हमारा चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, उसमें आप जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे और आगे के प्रोसेस पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा ये कैसे एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। अभी तो हमें सिर्फ ये पता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, एटीपी बनाता है,
सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है? ये हमारे सेल का करेंसी होता है। जैसे हमारे इंडिया में रुपीस चलता है ना, हमारे सेल्स को अगर कोई भी काम करवाना होता है ना, उनको एटीपी देना पड़ता है। ये एक टाइप का हमारा करेंसी है हमारे बॉडी का। हैंस कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है। यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन को यूज करके खाने को तोड़ना। और प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी in the form of ATP, hence called powerhouse of the cell. The matrix has single circular DNA molecule. ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो इसकी मैट्रिक्स होती है ना, उसमें प्रेजेंट होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। इसका खुद का डीएनए होता है। अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, और इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं 70s। याद हो हमने प्रोकैरियोट्स में भी पढ़ा था, वहां पर भी 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। इसके सब यूनिट्स भी मैंने आपको बताए थे, 50s एंड 30s। 50 प्लस 30 80 नहीं, 70s होता है। आगे बढ़े। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इसका काम होता है। द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, जो इसके लिए जरूरत होती है। एस स्टैंड्स फॉर सेडबर्ग्स यूनिट। अब जो हमारा ये एस दिया हुआ है ना राइबोसोम का, ये एस जो होता है स्टैंड करता है सेडबर्ग्स यूनिट के लिए। स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोशेंट। सेडिमेंटेशन आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, जब हम एक ट्यूब लेते थे, उसमें सैंड डालते थे, कुछ छोटे छोटे पेबल्स डालते थे, तो वो एक लेयर में जम जाते थे, सेडिमेंट हो जाते थे। तो इसी टाइप से आपको कुछ समझने की कोशिश करना है। राइबोसोम्स का भी ये एक सेडिमेंटेशन कोशेंट होता है। उसी प्रोसेस से पता चला है कि ये कितने टाइप्स के हमारे राइबोसोम्स होते हैं। अब जब हम यूकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब ये मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। इट इज इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। ये डेंसिटी और साइज का एक इनडायरेक्ट मेजर होता है। जब हम वो ट्यूब में हम करते थे सैंड और पेबल्स वाला, उसमें ऊपर नीचे लेयर्स बन जाती थी। जो सबसे मोटा वाला होता था सबसे ऊपर आ जाता था, फिर उससे छोटा उससे नीचे, फिर उससे छोटा छोटा उससे नीचे। तो इसी टाइप से जो हमने राइबोसोम्स के साथ किया, तो ये एक मेजर टाइप का निकला डेंसिटी और साइज का। तो उसके थ्रू हमने इनडायरेक्टली ये यूनिट्स निकाले, जो हमारा सेडबर्ग्स यूनिट है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोशेंट। अब जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, ये डिवाइड करते हैं फिजन के थ्रू। फिजन क्या होता है? आपने बाइनरी फिजन पढ़ा होगा, मल्टीपल फिजन पढ़ा होगा। जब जो हमारा सेल होता है ना, वो एक सेल टूट के दो सेल बन जाते हैं। तो यहाँ पर दिया है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये है हमारा इनर मेम्ब्रेन, और ये है हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो आप देख रहे हैं, ये होता है हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो हमारे दो क्रिस्टी के बीच में है। ये क्या होता है? हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और मैट्रिक्स क्या होता है? इनर कंपार्टमेंट। ये जो इनर कंपार्टमेंट है ना बेटा, ये होता है हमारा मैट्रिक्स। बाहर वाले को बोलते हैं हम आउटर लेयर, अंदर वाले को बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी स्मूथ नहीं होती है, आउटर मेम्ब्रेन हमारी स्मूथ होती है। इनर मेम्ब्रेन हमारी, उसमें इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टा। और इसके अंदर होता है हमारा मैट्रिक्स। ओके, सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है नोट्स वाला पार्ट। अब चलिए हम एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारी एनसीईआरटी का एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। While each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure, function, many of these are considered together as endomembrane system। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे कोऑर्डिनेटेड होते हैं। The endomembrane system include ER, which is endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes। उसके बाद वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, आरईआर और एसईआर। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमारा पैकेजिंग का काम करता है। लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलाइज करते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स। उसके बाद जो वैक्यूल होता है, इसके अंदर वाटर सेप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है और जो हमारा पेराइक्सोसोम है, ये प्रेजेंट हमारा जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है ये नहीं आता है। ये आपको याद रखना है।
पीसीएम से याद रख सकते हैं आप, एक छोटा सा निमोनिक टाइप है। अगर हम बात करें, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क। ये एक नेटवर्क टाइप का प्रेजेंट होता है। और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स जो हमारे स्कैटर्ड रहते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में। जो ईआर होता है डिवाइड्स द इंटरसेल्यूलर स्पेस इनटू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन। ये मेरे नोट्स में नहीं है, तो आप इसको अंडरलाइन या हाईलाइट कर लें अपनी एनसीईआरटी में, कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर डिवीजन होता है थोड़ा सा, इंट्रासेल्यूलर स्पेस इनटू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। एक ल्यूमिनल होता है जिसको हम इनसाइड वाला, जो अंदर वाला पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनल स्पेस। और जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है हमारा, वो होता है साइटोप्लाज्म। बहुत इजी सा पॉइंट है, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। अब जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम आरईआर। और उसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। जो हमारा एसईआर होता है वो स्मूथ होता है, उसके ऊपर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। और हमने उसका फंक्शन पढ़ा था कि वो होता है लिपिड का जो होता है सिंथेसिस करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंथेसिस ऑफ लिपिड, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, तो ये हम सारा कवर कर चुके हैं। स्टेरॉइडल जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं आपको पता होगा, वो भी नॉन पोलर होते हैं, लिपिड से बनते हैं। तो इन एनिमल्स लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय एसईआर। ओके। अगर गोल्गी अपैरेटस की बात करें तो वहां पे भी हमने ये स्ट्रक्चर देखा था गोल्गी अपैरेटस का। और हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैमिलो गोल्गी ने 1898 में, ये सन थोड़ा सा ध्यान में रखें, ये नाम दिया था हमारा गोल्गी अपैरेटस। और ये करता क्या है, ये साइज जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा ध्यान में रखें। ये फ्लैट डिस्क सेक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, या सिस्टर ने जो मैंने आपको बताया गोल गोल सिस्टर के, आप निमोनिक से इसको याद कर सकते हैं। और वही मैंने बताया कॉन्वेक्सिस, इसमें कम वर्ड्स है, फॉर्मिंग में भी कम वर्ड्स है, तो ये करता है हमारा फॉर्मिंग वाला काम। उसके बाद हमने ट्रांस पढ़ा है, कॉनकेव पढ़ा है, मैच्योरिंग फेज पढ़ा है। उसके बाद हमने ये भी मैंने पूरा समझाया था कि जो गोल्गी apparatus होता है प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेल्युलर टारगेट्स और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल। या तो ये सेल के अंदर वाली चीजों के लिए भिजवाता है सामान, पैक्ड सामान, या सेल के बाहर अगर कोई नीड है उसके पास ये पहुंचाता है। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म्स ऑफ वेसिकल फॉर्म्स द ईआर फ्यूज विद द सिस। ये मैंने आपको पढ़ाया है, सिस फेज में जाता है, फिर उसके बाद मूव टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई गोल्गी apparatus remains in close association। तो जो हमारा ईआर प्रोटीन वगैरह बनाता है उसकी ये पैकेजिंग करता है, इसीलिए हमारा जो गोल्गी apparatus होता है ये ईआर के इतने करीब होता है। नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो वो प्रोटीन बनाते हैं वो मॉडिफाई होते हैं हमारे सिस्टर्ने में, किसके, हमारे गोल्गी apparatus के, बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज। ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको कि जब तक वो ट्रांसफेज से नहीं निकलते हैं तब तक वो मॉडिफाई होते रहते हैं हमारे गोल्गी apparatus में। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। दे आर इंपॉर्टेंट इन द साइट ऑफ इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड लिपिड्स। लाइसोसोम्स की बात कर लें, ये मैं सिर्फ आपको अभी रीड करके बता रही हूँ। आपको घर जाकर जब भी आप ये लेक्चर देखना खत्म करें, आपको एनसीईआरटी का एक थॉरली रीड मारना है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मेरे नोट्स में मैंने बता दिए हैं। आप नोट्स का पीडीएफ में डाल दूंगी, तो जो नोट्स है उसके जो पॉइंट्स है उसको रिवाइज करें और एनसीईआरटी को रीड करें। चलिए हमारा लाइसोसोम्स देख लेते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बॉन्ड वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। गोल्गी apparatus के अंदर पैकेजिंग के बाद जो हमारा बनता है और निकलता है, ये क्या होता है, हमारा लाइसोसोम। द आइसोलेटेड lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes। ये भी मैं आपको मेरे नोट्स में बता चुकी हूँ कि बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस,
तो ये सारे हमारे डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड को। वैक्यूल्स की बात करें, द वैक्यूल इज मेम्ब्रेन बॉन्ड स्पेस, जो कि मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्म में होता है, प्लांट सेल में भी बताया था, सेंट्रल में प्रेजेंट होता है बहुत बड़ा सारा। वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अदर मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे यूजफुल नहीं होते हमारे सेल के लिए। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, इसमें 90% जो वॉल्यूम इसका कवर होता है वो किस चीज से कवर होता है? हमारे प्लांट का जो 90% वॉल्यूम है वो वैक्यूल से कवर होता है। मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल में एक सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो बहुत ही बड़ा होता है। उसकी वजह से हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है। तो ये 90% ऑफ द वॉल्यूम कवर करता है हमारे प्लांट सेल का। एंड प्लांट सेल्स, द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस and other materials against concentration gradient into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. अब यहाँ पे एक नई बात लिखी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बात की हुई है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? जब भी हम देखते हैं कोई भी चीज फ्लो तब करती है, कोई भी चीज जैसे मॉलिक्यूल्स हैं वो तब फ्लो करते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे अगर मैं आपको यहाँ बताऊं, यहाँ पे हमारे बहुत सारे छोटे छोटे से डॉट्स बना लिए मैंने, छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स मान सकते हैं आप। और यहाँ पे हमारे थोड़े कम है ना? यहाँ पे हमारे थोड़े एक्सपेंडेड फॉर्म में है। अब जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जाते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन हमारा जो ये हमारा प्लांट सेल का सॉरी वैक्यूल होता है, ये इसके अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना आयंस का, वो ज्यादा होता है। फिर भी हमारे साइटोप्लाज्म के जो ये अदर मटेरियल्स या आयंस है इसके अंदर जाते हैं। मतलब ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के जाते हैं। ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन नहीं जा रहे हैं, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये होता है हमारा प्लांट सेल में वैक्यूल का इंपॉर्टेंस। इन एमीबा मैंने आपको बताया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। प्रोटिस्ट में हमारा फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको बताया कि ये जब स्पेसिफिकली स्टेन्ड किए जाते हैं, ये विजिबल नहीं होते हैं हमारे माइक्रोस्कोप में इजीली, इसीलिए हमें इनको स्टेन करके देखना पड़ता है। और एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है जो मैंने मेरे पॉइंट में नोट नहीं किया, मेरे नोट से नोट नहीं किया है, वो ये है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिंग डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। अब हमारे सेल पे डिपेंड करता है वो कहाँ प्रेजेंट है। उस वहां के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं। आपने बर्ड के विंग्स देखे हैं, उसको फ्लाई करने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो जो उसके विंग्स के यहाँ सेल्स होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा एटीपी बनाना होता है। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो वहां ज्यादा प्रेजेंट होता है जहां पर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा करनी पड़ती है हमारे सेल को। In terms of shape and size, also considerable degree of variability is observed. शेप और साइज के बेसिस पे भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वेरी कर जाता है। ये सॉसेज के शेप का होता है, cylindrical, having a diameter this, average length this. Each mitochondria is a double membrane. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें दो लेयर्स होती हैं अलग अलग, मैंने आपको बताया था। आउटर मेम्ब्रेन होती है जो स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है जो जिसके अंदर हमारे क्रिस्टी प्रेजेंट होते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जिसको मैंने बताया था हम ये मैट्रिक्स बोलते हैं, इसके अंदर जो ये प्रेजेंट है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारा दिया है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, आउटर स्मूथ, इनर, ये सारा मैं पढ़ा चुकी हूँ। मैट्रिक्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ। continuous limiting boundary forms the outer forms the continuous, ओके ओके ये भी मैंने पढ़ा दिया है। एरोबिक रेस्पिरेशन कराते हैं, ये भी मैंने पढ़ा दिया है आपको। प्रोड्यूस एटीपी विच इज करेंसी ऑफ आवर सिस्टम। पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ये हम बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं। मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है कि सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है सिंगल, इसका खुद का इसके पास। उसके बाद इसमें थोड़े से आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं 70s
सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करवाता है ये राइबोसोम, और माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है बाय फिजन। तो बच्चा लोग, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है माइटोकॉन्ड्रिया तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्लास्टिड। तो तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।